डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली कक्षा में पिछले लेक्चर में हमारे उद्देश्यों के क्लासिफिकेशन, उनके वर्गीकरण के बारे में हम बात कर रहे थे। और वहाँ पे हमने चौथे प्रकार का उद्देश्य वर्गीकरण, जिसमें आधार है, जिसका आधार है उद्देश्यों को प्रकट करने का तरीका का आधार, उसकी बेसिस पर हमें 6 तरह के उद्देश्य की चर्चा करनी थी। तो आज हम उन सभी उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। पहला, उद्देश्य को प्रकट करने के तरीकों के आधार पर उद्देश्य 6 तरह के होते हैं। पहला उद्देश्य होता है घोषित उद्देश्य, जिसे स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। घोषित उद्देश्यों का तात्पर्य ऐसे उद्देश्यों से होता है जिसके संस्था में जिन्हें संस्था के घोषणा पत्र एवं वार्षिक प्रतिवेदन में औपचारिक रूप से प्रकट करना और लिखे जाते हैं और उन्हें दोहराया जाता है, ताकि संस्था की सम्मानजनक छवि का निर्माण हो सके और जनता को प्रभावित भी किया जा सके। दूसरा उद्देश्य होता है वास्तविक उद्देश्य। ये वह होता है जिसका वास्तव में क्रियान्वयन किया जाता है और संस्था के प्रबंधकों तथा सदस्यों के कार्यकलापों का निर्णय संस्थाओं के संसाधनों के उपयोग एवं परिणाम से प्रकट होता है। इसी आधार पर संस्था का सफलता और असफलता का मूल्यांकन भी किया जाता है। उसके बाद आता है परिणात्मक उद्देश्य, जिनका तात्पर्य ऐसे उद्देश्यों से है जिसको हम निश्चित अंकों से, लागत, मूल्य और प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं और उसका सत्यापन, मापन और मूल्यांकन हम आसानी से कर सकते हैं। चौथा है गुणात्मक उद्देश्य, जिसका अर्थ ऐसे उद्देश्यों से है जिसको हम शब्द के रूप में तो प्रकट कर ही सकते हैं, किंतु मानसिक आधार पर अधिक समझा जा सकता है, जैसे लाभ कमाना। पांचवा उद्देश्य होता है वित्तीय उद्देश्य, जिसमें संस्था का वित्तीय परिणामों से संबंधित होता है, जिसका संबंध संस्था के वित्तीय परिणामों से संबंधित होता है, जैसे निश्चित राशि का विक्रय करना, निश्चित दर से पूंजी का प्रतिफल अर्जित करना, निश्चित राशि का लाभ कमाना। छठा उद्देश्य है व्यू रचनात्मक उद्देश्य, जिनका अभिप्राय ऐसे उद्देश्यों से होता है जिनका निर्धारण प्रतिस्पर्धा संस्था की गतिविधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है और ऐसी संस्था प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके ताकि ख्याति बना सके, अस्तित्व स्थायी हो सके और विकास कर सके। इसमें बाजार में अग्रिम भूमिका का निर्वहन हम कर सकते हैं। पांचवा आधार उद्देश्य को वर्गीकृत करने का होता है समय अवधि के आधार पर। समय की अवधि के आधार पर उद्देश्य 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला अल्पकालीन उद्देश्य, दूसरा मध्यकालीन उद्देश्य और तीसरा दीर्घकालीन उद्देश्य। पहला अल्पकालीन उद्देश्य, जिसको हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं, ये वह होते हैं जिनका निर्धारण अवधि सामान्यतः 1 वर्ष में किया जाता है और उस अवधि में पूरा भी करना होता है, जैसे कि वित्तीय कैलेंडर, वित्तीय वर्ष या वार्षिक कैलेंडर, जिसमें अर्थात 2% अवधि बिक्री करने का उद्देश्य रखना। ऐसे उद्देश्यों की अवधि दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रिमाही या 6 माही हो सकती है। तो इसका निर्धारण जो है वह दीर्घकालीन उद्देश्यों को ध्यान में रख के ही हम अल्पकालीन उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। मध्यकालीन उद्देश्य होते हैं दूसरे प्रकार के, जिसको ये वो उद्देश्य होते हैं जिनको हम 1 से 5 वर्षों की अवधि में हमें पूरे करने होते हैं। तीसरा आता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं दीर्घकालीन उद्देश्य। दीर्घकालीन उद्देश्य का आशय ऐसे उद्देश्यों से है जिसकी अवधि लंबी होती है, जैसे कि 5 से 10 वर्ष की, और इस अवधि में उन उद्देश्यों को हमें किसी भी तरह से प्राप्त करना होता है। छठा आधार उद्देश्यों को विभाजित करना होता है, उसको आधार है निष्पादन के आधार पर उद्देश्य। निष्पादन के आधार पर 3 तरह के उद्देश्य होते हैं। पहला नैतिक उद्देश्य, जिसको हम रूटीन ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। दूसरा समस्या समाधान उद्देश्य। तीसरा नवाचार उद्देश्य। नैतिक उद्देश्य जो होते हैं इनको हम रूटीन ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। ऐसे उद्देश्य होते हैं जिनका संबंध हम कर्मचारी के कार्यों से होता है
और इसके उन्हें नैतिक उद्देश्य कहा जाता है। दूसरा समस्या समाधान उद्देश्य होता है, जिसमें समस्या का समाधान हेतु बनाए गए उद्देश्य समस्या समाधान उद्देश्य कहे जाते हैं, जैसे श्रम समस्या, उत्पादन में तकनीकी समस्या एवं विक्रयकर्ता समस्या। ऐसे उद्देश्य संस्था के सामान्य संचालन को पुनः स्थापित करने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। तीसरा उद्देश्य होता है नवाचार उद्देश्य। इन उद्देश्यों का तात्पर्य ऐसे उद्देश्य से होता है जिसका निर्धारण संस्था में कुछ नया करने के लिए किया जाता है, चाहे ऐसा नवाचार सृजनात्मक हो या जिसका निर्धारण कुछ समय के लिए नया करने के लिए किया जाता है। तो ऐसा नवाचार सृजनात्मक करना या नया परिवर्तन करना, नया आविष्कार करना या फिर नई उत्पादन प्रणाली का विकास करना या किसी नए कच्चे माल का उपयोग करना या कोई भी नया उद्देश्य, इन किसी को भी हम इन नवाचार उद्देश्य में इनोवेटिव ऑब्जेक्टिव्स में शामिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सुदृढ़ उद्देश्यों के सिद्धांत, क्योंकि हमारे उद्देश्य सुदृढ़ होने चाहिए और ये उद्देश्य सुदृढ़ कब होंगे, जब हम कुछ सिद्धांतों का पालन करेंगे। ये सिद्धांत इस प्रकार हो सकते हैं कि संस्था में उद्देश्य का निर्धारण उच्च प्रबंधक या अधीनस्थ द्वारा मिलकर ही करना चाहिए और ऐसा करने से व्यक्तियों में उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्धता आ जाती है। दूसरा, उद्देश्य सरल और स्पष्ट होने चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति इन्हें समझ सके और याद रख सके। तीसरा, उद्देश्यों की संख्या इतनी ही रखनी चाहिए जितनी कि सभी पर अपेक्षित ध्यान न दिया, इतनी अधिक ना हो, मतलब कि इसकी संख्या की सभी पर अपेक्षित ध्यान न दिया जा सके। चौथा, उद्देश्यों को तथ्यों में प्रकट करा जाना अनिवार्य है ताकि निष्पादन का मापन सहज किया जा सके। पांचवा, उद्देश्य परिवर्तित परिस्थितियों में के अनुकूल होना चाहिए और उद्देश्य आंतरिक एवं बाह्य वातावरण के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि इसका वास्तविकता के अनुकूल ही ये पाया जा सके। सातवां, उद्देश्य को उनके महत्व के अनुसार प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए ताकि उसकी प्राप्ति पर अपेक्षित ध्यान दिया जा सके। उद्देश्य समयबद्ध होने चाहिए ताकि निश्चित समय में प्राप्त करना संभव हो सके। नवा, संस्था में प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी, विभाग, उपविभाग आदि के उद्देश्यों में समरूपता होनी चाहिए ताकि उद्देश्य चुनौतीपूर्ण होने चाहिए ताकि कर्मचारियों की अदृश्य कार्यक्षमता प्रकट हो सके। उद्देश्यों के अंतर्गत संस्था में संबंधित सभी वर्गों के हितों का समायोजन भी किया जाना जरूरी होता है। 12वां जो सिद्धांत है वही कहता है कि संस्था के उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जो कि व्यक्तिगत उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो सके। इस प्रकार ये सारे उद्देश्य सुदृढ़ उद्देश्यों के सिद्धांतों की उसमें आते हैं। उद्देश्यों के कुछ महत्व और लाभ भी होते हैं जिसका मैं सिर्फ एक नाम के तौर पर इसको समझाऊंगी, क्योंकि ये उसके डिटेल आप आराम से अपने से समझ सकते हैं। तो उद्देश्य का महत्व जो है वो संपूर्ण महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यावसायिक संस्था के संचालन हेतु एक आवश्यक उपकरण है। तो इसके महत्व को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसके पहला महत्व जो आता है वो है प्रबंधकीय कार्यों का निष्पादन करना। उद्देश्य का महत्व सब सारे प्रबंधकीय कार्य को पूरी रूप से संपादित करना इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ होता है। दूसरा, उद्देश्य से संस्था में अच्छे से आप निर्माण कर सकते हैं और संचालन कर सकते हैं। तीसरा, संस्था को आप एक अनन्य पहचान प्रदान कर सकते हैं। अगर आपका उद्देश्य बहुत ही उत्पादन केंद्रित है या किसी भी चीज़ पर आपका बहुत ही केंद्रित होकर आप
उद्देश्य को बनाते हैं, स्थापित करते हैं, तो ये संस्था को एक बहुत ही अच्छी अनन्य पहचान देता है। पांचवा लाभ उद्देश्य का प्रबंधकों को मार्गदर्शन देता है, जिससे कि सारे प्रबंधकों को पता होता है कि हमें किस दिशा में कार्य करना है। उद्देश्य एक संगठित प्रयासों को भी दिशा देता है, ताकि सारे कर्मचारी संस्था के एक संगठित रूप से काम करके एक निश्चित दिशा में कार्य कर सके। छठा, यह उद्देश्य प्रमाण निर्धारण में भी सहायक होता है और ये कर्मचारी में मनोबल, अभिप्रेरणा को भी समुन्नत करने में सहायक होता है। उद्देश्य एक वैधानिक आवश्यकताओं को भी पूरा करता है और संस्था का विकास और उत्तरजीविता में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। उद्देश्य राष्ट्रीय हितों का समायोजन भी करता है। ये सारे उद्देश्य के महत्व थे, जो कि बहुत ही समझना अनिवार्य है। अब हम अपने अगले लेक्चर में उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का अर्थ और उनकी परिभाषाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।